क्या है, इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी प्रभावित हो जाता है, जो कि एकदम सही बात है, इंटर रिलेटेड है चारों ही प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। ये बात भी एकदम सही है कि एक डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये क्या कह रहे हैं, दोनों सही हैं बट आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को। तो सेकंड ऑप्शन कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस चलता है, बिल्कुल सही बात है। जब तक प्याजे ना लिखा हो या कोहलबर्ग ना लिखा हो, किसी का नाम लेके ना पूछे, तब तक डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस ही मानना है। यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है ना। विकास में देरी होती है तो बाकी टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, ये बात सही है। दोनों बातें अपनी जगह सही है, लेकिन ये आर जो है ये सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात चल रही है, यहाँ आपस में इंटर रिलेटेड है डेवलपमेंट के प्रकार, ये बात चल रही है। तो दोनों सही है बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये राहुल अंजलि के लिए सही नहीं है, आर फॉर राहुल, ए फॉर अंजलि, ठीक है। दोनों एक वैसे सही हैं, दोनों बंदे बढ़िया हैं, है ना, समझ लो। कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, ऐसे ही मैंने आपको सिखाया है कि इन सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना होता है, या हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास क्या है, देख लीजिए फटाफट से पता लग जाएगा आपको। इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एबिलिटी, नो नो नो। कल्चरल टूल का क्या ही मतलब, लैंग्वेज कैपेबिलिटी को भी उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया, स्टोर नहीं करना है। इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा, आपके स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा, है ना। स्कीमा को चेंज करके एनवायरमेंट में आप अडेप्ट करते हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों अडेप्टेशन की प्रोसेस में आते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आदत से मजबूर हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, फटाक से समझते हैं। असर्शन वाला क्वेश्चन, टीचर्स, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं अब 30 में से। टीचर्स शुड अवॉइड कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स। अवॉइड क्यों करें भाई, ये सब तो प्रमोट करना होता है कि बच्चे ग्रुप में सीखें, ये तो गलत हो गया। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, लर्निंग पैसिव नहीं हो सकती, तो दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। लर्निंग सीखना निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है, ये आपको कीवर्ड के सेशन में भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। पेपर एकदम ठीक है, बैलेंस्ड पेपर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2019 में जैसा पेपर आता था वैसा आ जाए, लेकिन 2019 के बाद से इतना आसान पेपर इतने साल में अभी आया है। उससे लेंदी है क्योंकि उस टाइम पे असर्शन, रीजन या उस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते थे, सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही है ना। जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की होगी उनको दिक्कत हुई होगी पेपर सॉल्व करने में। पेपर ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ ऑनलाइन बैठ के वीडियोज ही देखे हैं कि फलाने सर और फलानी मैडम करा रही हैं, तो 10-10 घंटे सिर्फ वीडियोज ही देखे हैं, तो समझ में भी आ गया होगा, तब भी पेपर सॉल्व होने में दिक्कत हुई होगी, टाइम आपका बहुत वेस्ट हुआ होगा। खुद से अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं लगाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, बैठ के चाहे इंटरनेट पे कितने मुश्किल क्वेश्चन करते रहो, है ना। ये बहुत कड़वा है बट सच है। रैपिड, जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजुअली प्रोसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी हिट होते समय, प्यूबर्टी हिट होने से पहले जैसे ही अचानक से बच्चे की हाइट और वेट गेन होता है, इस ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, इसको एडोलेसेंस में होता है, ग्रोथ स्पर्ट, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या कहता है भाई, व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, 5 क्वेश्चन किए जिसमें से 3 तो ये आ गए हैं असर्शन और रीजन के, देख रहे हैं आप, तो ये घुमाने के लिए, अदरवाइज अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, एक्सप्रेशंस दैट पुट द पर्सन अहेड ऑफ डिफरेंस शुड बी यूज्ड सच एज यूजिंग द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज रादर देन डिसेबल्ड स्टूडेंट। ये बात सही है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, मैंने कराया है आपको, मैराथन में भी कराया है, कि लर्निंग डिसेबल्ड कहने की बजाय बच्चा क्या है, लर्नर विद डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी बाद में है, बच्चा पहले है, ये बात सही है। ये इसको हम ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल में लाते हैं। रीजन क्या है इसका, द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विद डिफरेंट नीड्स शेप्स द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड। जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहने का तरीका है ना, तो जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे के पर्सपेक्टिव को शेप करती है। बिल्कुल सही है, एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। तो आर इज ऑल्सो ट्रू, है ना, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के बारे में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वो शेप करेगा आपके सोचने के तरीके को। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फटाक से, क्या कहता है भाई ये, चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल्स शुड बी एनकरेज टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन डेली बेसिस। दोनों बिल्कुल सही बात है कि माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने के लिए और उन पर चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए, चिंतन करना क्या है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है। अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट लीड टू एक्शन। अब यहां पे बात ये हो रही है कि जो अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, समझना अपने आप में एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस है। अंडरस्टैंड करना, थिंक करना, रीजन करना, तो बिल्कुल सही बात है। इमोशंस फील करना अलग चीज है, उनको समझने की बात हो रही, तो कॉग्निटिव प्रोसेस है बिल्कुल। तो
आर, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, और आर सही व्याख्या करता है ए की। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या समाधान में कौन सी एक स्ट्रेटजी, अगर आपने लास्ट की कंप्लीट पेडागोजी वाला सेशन भी देखा होगा, उसमें भी ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी चीज पॉजिटिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और कौन सी नेगेटिव। तो नॉट की जब हम बात कर रहे हैं तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पॉजिटिव होता है, लॉजिकल रीजनिंग पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट लिखा है। ओवरलुकिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो काम की इंफॉर्मेशन अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। भाई आप देखते हो सीआईडी में भी है ना, कोई लैब टेस्ट चल रहा है तो काम की इंफॉर्मेशन थोड़ी छोड़ दोगे। कोई ऐसी घटना घटी है जहां पे फिंगरप्रिंट्स को ध्यान में रखना था, उन्हीं को लिए नहीं, जैसे वो आरुषि हत्याकांड में आप देखते हैं, अगर आपने उस पर डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो बहुत सारी चीजें जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही मिसिंग है, तो प्रॉब्लम कहां सॉल्व होगी भाई? कभी नहीं होगी, आज तक नहीं हुई। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, और जो कहीं गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये अच्छी बात होती है पार्ट्स में तोड़ के समझना, हमें नेगेटिव चाहिए था, थर्ड ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हेन चिल्ड्रन रीच द पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू जनरलाइज एंड एंगेज इन मेंटल ट्रायल एंड एरर बाय थिंकिंग अप हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग देम इन देयर हेड्स, दिमाग में ही हाइपोथेसिस बन रही है, दिमाग में ही टेस्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल करके हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे का आखिरी स्टेज 11 to 15 ईयर्स या 11 एंड अबव। फोर्थ ऑप्शन हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज, बच्चे अच्छे तरीके से, सार्थक तरीके से सीखते हैं, कुशलतापूर्वक सीखते हैं यदि बच्चे को एक्टिव रख लो, सिंपल बात, खत्म हो जाएगा। कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू देम इन फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट, कोहेरेंट चाहिए, इन नहीं, इन जहां लग गया मतलब नेगेटिव हो गया। अब ये यहां असंगत नहीं, संगत टुकड़ों में, कनेक्टेड वे में पढ़ाना है। फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलियर, नहीं, फेलियर अवॉइड करना नहीं, और अप्रोचिंग मास्टरी, नहीं, ये गलत हो गया। अवॉइड फेलियर नहीं करना है, हमें मास्टरी पे फोकस करना है, फेलियर अपने आप अवॉइड हो जाएगा। न्यू कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली लर्न, नहीं, ओल्ड नॉलेज से जोड़ना होता है। तो देयर रिस्पॉन्सेज एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आर अटेंडेड एंड वैल्यूड, बच्चे के अनुभवों को आप महत्व दे रहे हैं। बच्चा जो भी क्लासरूम में लेके आता है, चाहे वो उसके अनुभव हो, उसका बैकग्राउंड हो, उसकी भाषा हो, सब काम का है, कितनी बार हमने डिस्कस किया है। फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एंड अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग रिवॉल्व, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, यानी 4 से 10 साल की बात हो रही है लगभग, उनकी मॉरल रीजनिंग, उनका सही गलत किस बेसिस पे चलता है? ईगो सेंट्रिज्म, मुझे डांटना पड़ जाए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, टिट फॉर टैट, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं कुछ करूं, गिव एंड टेक, सेकंड स्टेज। तो ये दोनों स्टेज पहले उसमें आते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल में छोटे बच्चे सबसे ज्यादा यही हैं। तो अहम की नैतिकता, एथिक्स ऑफ ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या है? अब ये नहीं कि वो तो अहम समझता भी नहीं है, वो आपका अपना अहम या ईगो, नॉर्मल ईगो के सेंस में नहीं है जो हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है सेल्फ सेंटर्ड। तो उसका सही और गलत सेल्फ सेंटर्ड है, जिस चीज से उसे डांटना पड़े वो सही है, जिस चीज से डांट पड़ रही है वो गलत है, जिस चीज में उसका फायदा है वो सही है ना। तो उसका सही गलत ईगो सेंट्रिज्म से आता है, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंप्रूव टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। विविधता और समावेशन जो है उससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बेहतर होती है, राइट है। एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस हिंडर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू थिंक, ये एकदम बकवास बात है कि आप जो है कॉन्वर्सेशंस में अगर डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस में या संवाद में विविध परिस्थितियों वाली डाइवर्स सिचुएशंस में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो हिंडर हो जाएगी, नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सिंपल बात, ठीक। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज टू केटर टू डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स इन अ क्लासरूम। विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं भाई, एक बच्चा है जो देख के सीखता है, किसी को डिस्कशन समझ में आता है, किसी का बेस कमजोर हो सकता है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड कीवर्ड सब में समझा है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को मैं एकदम नेगेटिव ही बताती हूँ आपके साथ। आईईपी अच्छा होता है, स्पेशल एजुकेशन में भी यूज करते हैं। तो ए और सी, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, बात सही है। क्या है ये? थर्ड ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए? हो रही है कोई? डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी पियाजे, वाइगॉत्स्की, है ना, ये सब क्या करेंगे? बच्चे को कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ज्ञान की रचना की बात करेंगे। तो बच्चा एक्टिव होगा, बात बन जाएगी। यस, चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रकृति होती है, वो मीनिंग मेकिंग करते हैं, दुनिया में आकर के अर्थ निर्माण करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पे एक्टिव रह करके, एक्सपेरिमेंट करके अपना स्कीमा बिल्ड करेंगे, सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ। ये वाइगॉत्स्की कहेंगे
अपनी समझ विकसित करेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये फाइनल रिवॉर्ड विवॉर्ड, ये सब फालतू बातें हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चा यही एक्टिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 2 कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि मेंटल सेट और आपका ये फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनते हैं। तो रिस्पॉन्स सेट या मेंटल सेट नेगेटिव है, रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव है, फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव है। बचा क्या? एक ही ऑप्शन, खत्म। सिंपल एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया, हाथ में आंसर 2 मिनट में। स्वानुभाविक और कलन विधि, ह्यूरिस्टिक, फंडे, जो आपने पहले देखा है आपने कि रिमोट जो है ऐसे 2 बार ये करके चल जाता है, तो आपके अपने फंडे हैं जो आपने एक्सपीरियंस के आधार पे गेन किए हैं, ये हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एल्गोरिथम में तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता ही है, तो ये दोनों ही हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है, फटाक से पढ़ के समझेंगे और जवाब देंगे। अ टीचर इज डिजाइनिंग अ लेसन प्लान फॉर अ ग्रुप एक्टिविटी। ये हिंदी वाला भी मैं थोड़ा सा, हाँ अब देख लो, दिख रहा होगा शायद, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं इसको, फटाक से देखो। अ टीचर इज डिजाइनिंग अ लेसन प्लान फॉर अ ग्रुप of students with varying levels of understanding a topic. According to Vygotsky, क्या होना चाहिए, टीचर को क्या कंसिडर करना चाहिए इस लेसन में? The teacher should consider each student's current level of understanding and provide appropriate help. भाई ZPD हर बच्चे के हिसाब से उसको देखते हुए अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। +1 यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग मिलेगी, जहां बच्चा अटक रहा है आगे बढ़ जाएगा, सीख जाएगा बेहतर। सही है। इंडिविजुअली काम करने की बात वाइगोत्स्की नहीं करेंगे। सेम लेवल ऑफ चैलेंज हर बच्चे के लिए नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो उसको और डिफिकल्ट प्रॉब्लम देनी है, जो इजी भी नहीं कर पा रहा है उसको इजी पे भी हल्की सी हेल्प देनी है। +1 पे देना होता है, जो आपको ZPD होता है कि चैलेंज उतना दो कि जहां बच्चा है उसके करंट लेवल से जस्ट हल्का सा ऊपर। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैकिंग रीडिंग फ्लुएंसी, रिवर्जन ऑफ वर्ड्स या रिवर्सल ऑफ वर्ड्स या फिर मिरर इमेज भी कह सकते हो, टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन आर टिपिकली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल है, ये फ्लुएंसी में पढ़ने में दिक्कत है, पठन वैकल्यता, डिसलेक्सिया है। फर्स्ट ऑप्शन, खत्म बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। स्टूडेंट्स फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन एन एनवायरमेंट। बच्चा सबसे ज्यादा अभिप्रेरित कहां महसूस करेगा सीखने में? जहां पॉजिटिव इमोशन होंगे। सिंपल बात है ना। बिलोंगिंगनेस यानी अपनापन है, टीचर से क्लासरूम में अपनापन महसूस होता है, बिलोंग्ड महसूस होता है। आज भी आप कहते हैं ना हमारा स्कूल, तो वो बिलोंगिंगनेस है ना। फियर नेगेटिव इमोशन है, रिजेक्शन नेगेटिव इमोशन है, सेफ्टी महसूस होती है, यार मेरा अपना स्कूल है, मेरा अपना टीचर है, मैं सवाल पूछूंगा डांटेगा नहीं। फर्स्ट और लास्ट, ए और डी। ए और डी कहां है ऑप्शन में? फटाक से देखो, सेकेंड ऑप्शन ए और डी। बी और सी तो हट गया। रिजेक्शन अगर महसूस हो रहा है बच्चा कहां से सीखेगा? ठीक है ना, वो सवाल भी नहीं पूछेगा, चुप बैठा रहेगा। ठीक, चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी एक प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए रूढ़िवादी शिक्षा से। तो रूढ़िवादी शिक्षा कहती थी फर्स्ट आओ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से मास्टरी ओरिएंटेड की तरफ जाना। सी ऑप्शन। इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू डायग्नोस्टिक, ये इवैल्यूएशन का तरीका है, ये शिक्षा की फिलॉसफी नहीं है। शिक्षा की फिलॉसफी है कि परफॉर्मेंस पे पहले फोकस था, आज मास्टरी पे फोकस कर रहे हैं। पहले फर्स्ट आने पे फोकस है, आज मास्टर बने बच्चा, पारंगत कितना है इस चीज पे फोकस है। ठीक, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सोचना मत कि कुछ और हो सकता है, बनेगा भी नहीं कोई ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। व्हेन लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्पफुल स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रन टू यूज टू एंश्योर दे अंडरस्टैंड द कंटेंट मटेरियल। कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर होगी जिससे समझ में आ जाए कि बच्चों को कंटेंट मटेरियल समझ में आ रहा है? ठीक है, हिंदी वाले भी पढ़ लेंगे ये। मैं और इसको थोड़ा सा जूम इन कर, ये देखो क्लियर है, जूम आउट कर देती हूँ, देख पा रहे होगे? देखो एक बार आप फटाफट से देखो। रीडिंग द इंफॉर्मेशन अच्छी बात है, हेल्पफुल स्ट्रेटजी है, पढ़ के तो समझेगा। क्वेश्चन क्लैरिफाई करना, यस। प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड यानी दिखावा करना कि समझ आ गई है, समझ आने का नाटक करना गलत है। मेकिंग अप देयर ओन मीनिंग फॉर अनफैमिलियर टर्म्स, अनफैमिलियर टर्म्स में तो पूछना होगा या प्रिडिक्ट करना होगा। ये मेकिंग अप गलत हो गया, ये वर्ड जो लिख दिया ये गलत लिख दिया। तो ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन, खत्म बात हो गई बिल्कुल, है ना, खत्म। ए और बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जितने भी लोग यूपी टेट के बैच को लेके या सुपर टेट के बैच को लेके बात कर रहे हैं, हम लोग लाएंगे। अभी सुपर टेट का तो डेट आने दो, है ना, यूपी टेट की तो आ गई है, जल्दी उस पर इन्फॉर्म कर देंगे आपको। अभी पहले सी टेट से निपट लें, DT+B के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उससे निपट लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20th क्वेश्चन कहता है, अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरीली फोकस्ड टू।
यानी शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? सीखने की अभिप्रेरणा, जॉय ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, एंजॉयमेंट ऑफ लर्निंग। सिंपल बात, खत्म हो गई बात, थर्ड ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। मेल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज एंड बुक्स आर ऑफन प्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग एंड एडवेंचरस while female characters are shown as warm and sensitive। यानी कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को, यानी जो पुरुष का कैरेक्टर है उसको अक्सर ताकतवर, साहसी के रूप में दिखाया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील रूप में दिखाया जाता है। आपने कहां से सीखा? माँ तो हमेशा सेक्रीफाइस ही करती है, माँ तो हमेशा केयर ही करती है ना। पिताजी कैसे केयरिंग होंगे? पिताजी से तो डर के भाग जाना चाहिए, पिताजी तो बाहर लड़ने जाते हैं जैसे युद्ध हर टाइम चल रहे हों, है ना। तो ये दिखाया जाता है, ये बात सही है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। यानी स्कूल्स एंड करिकुलम इन्फ्लुएंस जेंडर रोल आइडेंटिटी, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने जेंडर रोल को, एज दे आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बिल्कुल सही है, ANRR बोथ सही, और ये सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो एक ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मुझे पता है आप किस किस क्वेश्चन में पूछ सकते हो, नहीं इसमें ये क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, बस बाद में करेंगे चर्चा क्यों नहीं होगा। जहां मन कर रहा है मेरा बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड में भी चलना है। अभी एक तो ऑलरेडी हम 3 दिन डिले कर चुके हैं, और अभी मैटर सही आंसर करता है, एक्सप्लेनेशन का समय अभी जा चुका है, फिर से आएगा जब नेक्स्ट पेपर आएगा तो ये पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसमें वो करने में 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे 60 क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप देखेंगे, मैं खुद को रोकती रहती हूँ इसी चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 23A क्या है? चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया हैव ट्रबल इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग दैट मेक्स इट हार्ड टू डिकोड वर्ड्स। बिल्कुल सही बात है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, यानी जो लेटर है साउंड के साथ कोरिलेट करके समझने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही बात है। ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग एनकरेज्ड इन देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सही बात है। अगर अपनी रुचि के क्षेत्र में बच्चों को हम आगे बढ़ाएं तो वो अच्छा करेगा। पठन वैकल्य में ऐसा होता है, ये भी सही है। लेकिन ये बात कुछ और हो रही थी, राहुल कुछ और कहने लगा, अंजलि कुछ और कह रही थी, दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, वैसे सही है। तो बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A। इतनी बात क्लियर है या नहीं? सुपर रिकॉर्डेड बैच नहीं भाई, लाइव बैच लाएंगे, इतने साल बाद जो है पेपर हो रहा है ना। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी समस्या? क्लियर है हम? चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस? सामाजिकरण की प्रक्रिया में यारों का, दोस्तों का, आपके हम उम्र लोगों का, पीयर्स का क्या रोल होता है? इंपॉर्टेंट रोल है भाई। पीयर्स हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस, गलत है। पीयर्स, आप अपने बहुत सारी आदतें आप अपने दोस्तों से सीखते हैं, भाषा सीख जाते हैं, गालियां सीख जाते हैं कई लोग। पीयर्स हैव अ माइनर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन, माइनर नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीयर्स। पीयर्स आर द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी नहीं हो सकते, प्राइमरी फैमिली होगी। Peers have a greater influence on socialization during adolescence than during early childhood। जब बच्चा 3 से 6 साल का है, उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस 12 से 18 वर्ष में होता है दोस्तों का। पापा देखो उसने ये बाइक ले ली, मैं भी ये लूंगा, है ना। वो सारी गलत और अच्छी चीजें अपने दोस्तों से ही सीख रहा होता है। तो एडोलेसेंस में ज्यादा गहन होता है सोशलाइजेशन, या इंपॉर्टेंट है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट? अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है जहां बच्चा एक्टिव नहीं है? लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यस सही है। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग, सही है। सोशल इंटरेक्शन हिंडर नहीं कर सकता, लर्निंग को बढ़ावा देगा। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, नहीं हेल्पफुल होता है। द मोस्ट मीनिंग, ये तो प्याजे भी नहीं कहेंगे कि बाधा डालता है। द मोस्ट मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स इन रियल वर्ल्ड टास्क, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां के लिए सही नहीं है क्योंकि हमें नॉट चाहिए था, वो थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। बात सही है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए फिर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये पेपर 2 चल रहा है भाई अभी, 8 फरवरी का। एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड। लर्निंग का फैसिलिटेट होगी जब बच्चा एक्टिव होगा। एक्टिविटीज आर इंटरएक्टिव एंड कोलैबोरेटिव, सिंपल बात खत्म। परस्पर संवादात्मक और सहयोगी एक्टिविटीज कराओगे। रचनावाद में प्याजे वाइगोस्की दोनों आते हैं, तो इसलिए कोलैबोरेशन भी है, इंटरेक्शन भी है। डिस्कनेक्टेड, टीचर सेंटर्ड, सब फालतू बातें हैं। डिसऑर्डरली नहीं, ऑर्डरली होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। दो हाइट एंड बॉडी बिल्ड आर primarily inherited characteristics, good nutrition and exercise also makes a difference। भाई जो आपकी हाइट है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो आपकी हेरिडिटी से प्रभावित होता है। कि कुछ लोग जाते हैं, जिम जाते हैं, कम एफर्ट में जल्दी बॉडी बन जाती है, ब्रॉड होते हैं कुछ लोग। तो ये जो बेसिकली हमारा बॉडी बिल्ड है और हाइट है, ये हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होगा, वो भी चाहिए, लिखा हुआ है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट इन देयर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ये रीजन भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई भी इसमें दो राय है नहीं।
आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 पे। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशंस शुड बी मेड इन, कहाँ चेंजेस लाएं एक समावेशी कक्षा में, अनुकूलन किस में लाएं? लर्निंग गोल्स में यस, प्रोविजनिंग ऑफ सपोर्ट यस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यस, असेसमेंट यस, सब में ही ला सकते हो आप अडेप्टेशन बच्चों की नीड के हिसाब से। ABCD, बात खत्म, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही उड़ा करके आप पेपर में आए होंगे सवाल, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपसे। जिनसे नहीं हो पाया इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी रह गई, अंडरस्टैंडिंग में भी कमी हो सकती है, बट प्रैक्टिस की स्पेशली कमी रही होगी। कितना भी समझ लो ऑनलाइन बैठ के, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे सवाल घर पे बैठ के ऑफलाइन मोड में, तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो, बात बन जाएगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ सेंसरी इंपेयरमेंट? सेंसरी मतलब देखना, सुनना, ये जो आपके 5 सेंसेस हैं उनसे संबंधित इंपेयरमेंट। ठीक है बात। तो निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती? इन 5 सेंसेस के अलावा ढूंढना है आपको। कलर ब्लाइंडनेस आपकी आंखों से देखने से संबंधित है, 5 सेंसेस में आता है ना विजन जो है। हार्ड ऑफ हियरिंग, कान आपके 5 सेंसेस में आते हैं। पार्शियल लॉस ऑफ विजन, आंशिक रूप से हानि है सुनने में, तो ये 5 सेंसेस का हिस्सा है। अब 5 सेंसेस तो बताने की जरूरत नहीं, बचपन में पढ़ा होगा आपने, समझ रहे हो ना। डिस्ग्रेफिया जो है किसी सेंसरी इंपेयरमेंट से नहीं होता, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल वायरिंग आपकी डिफरेंट है, इसमें कोई सेंसेस सब ठीक है आपके 5 के 5, तो लेखन वैकल्य ये इसमें नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक क्वेश्चन इन्होंने बस नाम के लिए दे दिया है, कई साल बाद इनको याद आया, ये भी आप बहुत प्यार से सॉल्व कर देते अगर सिर्फ बच्चे को सेंटर में रख लो तो, है ना। तो ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है। टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सिंपल। ये सब समेटिव अमेटिव की बात कोई नहीं करता आज के समय में। ठीक, यूनिटरी नहीं मानना इंटेलिजेंस को, मल्टीपल इंटेलिजेंस मानना होता है, ये तो आपको पता ही है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, यानी आप और आपके दोस्त दोनों असेस करें आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज, अ टीचर डिसाइडेड टू गिव हिंट्स एंड क्यूज। टीचर ने हिंट देने का डिसाइड किया क्योंकि वो वाइगोत्स्की को फॉलो करते हैं, है ना, उनके विचारों से सहमत हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, स्कैफोल्डिंग देंगे, सिंपल। फंक्शनल फिक्सडनेस, एसिमुलेशन, कलेक्टिव मोनोलॉग, ये सब, एक तो ये दोनों प्याजे के बारे में है, ये अपने आप में हिंड्रेंस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो स्कैफोल्डिंग ही एक ऑप्शन है जो सही पॉजिटिव है। खत्म हो गई बात। कई बार आपको ऑप्शंस से देख के ही हटा देना होता है, उसमें कंफ्यूजन बचती ही नहीं। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा दिस पेपर 1, 8 फरवरी का पेपर 1। ठीक है, ये है आपके सामने। पेपर 2 हमने कंप्लीट कर लिए, 30 क्वेश्चन फटाक से करते हैं। अब मैं देख रही हूँ दोनों ही सेट में 7 और 8 तारीख में एक एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन जहां आई है वो सिर्फ पेपर 1 में ही आई है, पेपर 2 में आई ही नहीं है कंफ्यूजन। कंपैरेटिवली इजी हो गई चीजें। देखो, मिसकंसेप्शंस पहला क्वेश्चन है, 8 फरवरी पेपर 1 CDP। देखो, मिसकंसेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स शुड बी क्या इग्नोर्ड? नहीं भाई, एक्नॉलेज्ड। उनको ध्यान केंद्रित करना है, उनको पहचानना है। अगर इग्नोर हो गए तो आगे तक मिसकंसेप्शन बने रह जाएंगे। एंड इंट्यूटिव गैसेस को एनकरेज करना है, तो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कि बच्चा अपने सहजात्मक ज्ञान को उसे बढ़ावा देना है। द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी, ये डिस्प्रैक्सिया है, मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, सिंपल, खत्म बात। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, रैंडम नहीं हो सकता, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। आपने पुरानी कोई भी मैराथन देखी होगी, बैच में हो आप, बहुआयामी और बहुदिशीय होता है विकास, सिंपल बात है। कई सारे टाइप्स हैं और कई दिशाओं में होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, ये सब आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट डैश। सेफेलोकॉर्डल किसकी बात करेगा? मल्टीपल डायमेंशन नहीं, ऑर्डरली सीक्वेंस, हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल, ये एक सीक्वेंस है, किसमें? सेफेलोकॉर्डल में आता है, सिरोध पदोन्मुखी। ठीक है, व्यवस्थित क्रम की बात करता है कि पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, गर्दन, फिर धड़ संभालना सीखेगा, एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है। तो सेकंड ऑप्शन ये आप देख लो। अब आपका यहाँ पे मुझे बार बार चेक करना पड़ता है स्क्रीन में मैं कितना आ रही हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा है, क्योंकि इस वाले फॉन्ट की हमें आदत नहीं है ना, ये पेपर वाला कभी छोटा बड़ा कैसे भी लिख देते हैं लोग। ठीक, तो थोड़ा सा अनईज रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म? ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए एक प्रिडिक्टेबल रूटीन बना के रखो। ये कितनी बार डिस्कस किया है इस साल के क्वेश्चंस में, जब यूट्यूब पे भी किए हैं तो, है ना। एक हमें क्या चाहिए? रूटीन चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट्स इन प्राइमरी ग्रेड्स? ऑथेंटिक मतलब जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। देख लो यहाँ पे, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, खत्म बात। फर्स्ट ऑप्शन हो गई बात खत्म। टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ विद नो इंटेंट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, अच्छी बात है, ये प्राइवेट स्पीच नॉर्मल है, कॉमन है, बच्चे ऐसा करते हैं, खुद से बोल बोल के बातें करते हैं। ठीक है, क्लियर है, सामान्य बात है खुद से बोल बोल के बात करना, प्राइमरी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशंस। तो हाउ सोचना है, व्हाट नहीं, है ना। सब वन वर्ड आंसर नहीं, यहां दिशाओं में सोचना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग लगेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज थियरी द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज आ स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ मास्टरिंग विद हेल्प। ज्ञान या कौशल जहां तक बच्चा पहुंचने में सक्षम है, थोड़ी सी मदद मिल जाए बस। ठीक, पोटेंशियल लेवल तक की बात करते हैं, वो ZPD की, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट अज्यूम्स दैट। फॉर्मेटिव बच्चों को एक्टिव रखने की बात करता है, लर्नर शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। खत्म है यार, इससे आसान पेपर और क्या लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, अब अगेन उनको आसान नहीं लगेगा जिन्होंने प्रैक्टिस कम की है। प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखने में को मैं प्रैक्टिस में काउंट नहीं कर रही हूँ, अगेन फिर इस बात को समझिएगा। इन्वेंटेड, देखिए वीडियोस, बिल्कुल समझिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। पढ़ने की अगर आदत नहीं है, खुद से सॉल्व करने की आदत नहीं है। इन्वेंटेड स्पेलिंग्स, फ्री एक्सप्लोरेशंस ऑफ राइटिंग प्रोवाइड्स टीचर्स विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट फॉर लर्नर्स। गढ़ी बरतनी यानी खुद से इन्वेंट किया, स्पेलिंग गड़बड़ कर देते हैं बच्चे कई बार। गिवन द वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम इन लैंग्वेज शुड बी डायनेमिक। बात तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये दोनों बातें अपने आप में कुछ अलग नहीं कह रही हैं। मतलब ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, दोनों बातें सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए सही है, इस पे हमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है ना, इस पे हमें थोड़ा सा डाउट है, जो कि सिंपल डाउट क्या कह जाएगा कि आर इज नॉट करेक्ट फॉर ए। क्यों? क्योंकि एक तरफ बात हो रही है इन्वेंटेड स्पेलिंग, फ्री एक्सप्लोरेशन, बच्चा एक्टिव है, बात सही है, पॉजिटिव है। वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी असेसमेंट में। सॉरी, गिवन द वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम असेसमेंट इन लैंग्वेज शुड बी डायनेमिक, ये भी सही है, लेकिन ये इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है ना, लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही, वहां तो नॉर्मल असेसमेंट की बात हो रही थी। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट एक्टिवली प्रैक्टिस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में आपको प्रॉपर बताए थे PQCS, ये 4 स्टेप बताए थे, अगर आपने क्वेश्चन साथ में किए होंगे। लिमिटेड सेशंस लिए मैंने, बहुत रात और दिन यूट्यूब पे नहीं मिली हूं मैं आपको, लेकिन जो कराया काम का कराया, सब आया है, देख लो आप। हालांकि सिलेबस से ही आती हैं चीजें, बट ये इतनी छोटी माइन्यूट चीजें भी मिस नहीं हुई है हमारे केस में। तो अगर आप देखोगे PQCS में सिर्फ S नहीं है, या समराइजिंग नहीं है ना, प्रिडिक्टिंग भी है रेसिप्रोकल टीचिंग में, पारस्परिक शिक्षण में जिसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, क्वेश्चनिंग भी है, क्लैरिफाइंग भी है, मेमोराइजिंग नहीं है। इसकी जगह पे समराइज करना होता है, यहाँ पे रटना नहीं है, सिंपल बात। वैसे भी रटना तो कहीं भी होगा नहीं अच्छी चीज में। फोर्थ ऑप्शन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स, यानी बाधा बनता है, बैरियर बनता है इन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी बताया था रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव है, कॉन्सेप्ट मैपिंग हेल्पफुल है, एनालॉजिकल थिंकिंग हेल्पफुल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्पफुल है। तो हिंडर करेगा रिस्पॉन्स सेट, मेंटल सेट भी सेम ही बात होती। तो थर्ड ऑप्शन इज सही, क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में होती है, आइसोलेशन में नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज लर्न कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउ इट इज लर्न एंड यूज्ड, बिल्कुल सही बात है, इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है ये। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं स्पीड में चल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दा है वो सही आंसर आपका कंफर्म करने का। अब तक आप आंसर की अपने आप इधर उधर से इंटरनेट से सब कर चुके होंगे, बस मैं आपको ये वेरीफाई करा रही हूँ कि ये सही है ना। स्टूडेंट्स विद मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, क्या है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन? रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स, हाई गोल्स टू इंप्रेस अदर्स, अवॉइड फेलियर, मोटिवेटेड बाय फियर, नहीं थर्ड ही है, इसमें बाहर कोई रीजन नहीं होता, मास्टरी में मास्टरी ही रीजन होती है, सीखना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ADHD की बात हो रही है। ADHD में बच्चा जो है ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी, यानी लगातार जो इम्पल्सिविटी रहती है, यानी कंट्रोल नहीं आता इम्पल्स पे, है ना, कंट्रोल नहीं आता इम्पल्स पे, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी है, बच्चा टिक के बैठ नहीं पा रहा एक जगह, इम्पल्स हाई है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सब पे नहीं जाएंगे, वो कोई ऑटिज्म की बात कर रहा है, कोई किसी और चीज की। इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स द करिकुलम शुड बी डैश एंड इंस्ट्रक्शन शुड बी डैश, यानी जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं वहां पे फ्लेक्सिबल होता है करिकुलम, यस। इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, इंस्ट्रक्शन कांट बी यूनिफॉर्म, फ्लेक्सिबल और डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बेहतर होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, रेफर्स टू द
टाइम ऑफ डेवलपमेंट when an individual is most ready to acquire a new skill or ability and it is difficult to compensate for the loss of this later in life. तो ये सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड भी बोल देते हैं इसको, संवेदनशील काल है, जब कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख लेगा और लाइफ लॉन्ग, जैसे भाषा के लिए 3 से 6 वर्ष रहता है या 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड. विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड द लिम्स कॉन्टिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट. तो जो लिम्स हैं, यानी यहाँ पे हाथ और पैर हैं, लिम्स इन्हीं को बोलते हैं, बाहें और टांगे, हाथ यानी हैंड्स से तेज बढ़ रही हैं, यानी सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है. प्रॉक्सिमो डिस्टल है, कहाँ है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये रहा थर्ड ऑप्शन. हैंड्स का मतलब यहाँ, ये हैंड्स से पहले लिम्स बढ़ रहे हैं, बाहें और टांगे बढ़ रही हैं उंगलियों से पहले. ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी है ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है. Which of the following is an effective way to reduce the influence of gender stereotypes amongst the children prevalent in society? स्टीरियोटाइप को घटाने का तरीका पूछा है आपसे. एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू डाइवर्स जेंडर रोल्स एंड एनकरेजिंग देम टू परस्यू देयर इंटरेस्ट. बिल्कुल ठीक बात है कि भाई डिफरेंट जेंडर रोल्स हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि ये काम महिलाएं करेंगी या ये पुरुष ही करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग. बच्चा जहां एक्टिव है वहां अर्थपूर्ण अधिगम हो जाएगा. प्रोविजनिंग ऑफ इमोशनल सपोर्ट, यस पॉजिटिव है. एटमॉस्फेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा हो, नहीं बकवास है, गलत है. अपॉर्चुनिटीज फॉर डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, यस. स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, नहीं, हमको फ्लेक्सिबल चाहिए. तो फर्स्ट और थर्ड जहां है वो सही है, सेकेंड ऑप्शन, खत्म बात. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22. क्या कहता है भैया, टीचर्स शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन चिल्ड्रन इन द फॉर्म्स ऑफ हिंट, क्यू, यस सही है. जीन पियाजे ने एम्फसाइज किया मोर नॉलेजेबल अदर पे, नहीं जी, एमक्यू की बात वाइगोत्स्की कर रहे हैं. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सिंपल है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इज टू आस्क चिल्ड्रन टू मेक लिंकेजेस ऑफ न्यू नॉलेज विद ओल्ड नॉलेज. सही है. आइडेंटिफाइंग कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस कैन हेल्प चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन विच हेल्प देम टू थिंक एज वेल एज रिमाइंड. बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. 30 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, अनुज कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अनुज. मैं इंतजार करूंगी, आप लोग रिजल्ट आने दो. जो 130 प्लस ला रहे होंगे, 125 प्लस ला रहे होंगे, हम लोग बात करेंगे, मौका लगेगा तो. ठीक है, दोनों बातें सही है. इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी कॉमनैलिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है, दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं. कि समानताएं क्यों बनानी है, क्योंकि हेल्पफुल होंगी लर्निंग में. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, कहां से आएगी, बाहरी रीजन. अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, नहीं. अप्रूवल ऑफ अदर्स, यस. पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंट्रिंसिक. रिवॉर्ड पनिशमेंट, रिवॉर्ड जो है वो इंट्रिंसिक को नहीं लाएगा. फर्स्ट सही भी होगा तो सेकंड नहीं हो पाए. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन, दूसरों की सराहना और व्यक्तिगत संतुष्टि, इंट्रिंसिक. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्रिएटिविटी नीड्स टू बी नर्चर्ड बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज टू चिल्ड्रन फॉर कॉन्टेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन. यानी जो रचनात्मकता है उसको नर्चर कर सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज देकर के. सही बात है. क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू डिस्कवर समथिंग दैट इज नोवेल एंड नीड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. ये बात सही है, बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्यों देनी है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखो इसमें 1% चांस है कि ये आर को करेक्ट भी मान लें, ये अपनी एक कहानी बनाई हुई हो अगर एग्जामिनर ने, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट जो सेंस बन रहा है वो डी के साथ ही बन रहा है. तो इस पे एक हल्का सा स्टार मार्क कर लेना. ऐसा एक और सवाल है जहां ये है, अदरवाइज 99% यही है कि ये फोर्थ ही मानेंगे. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन. हाँ, यही वो सवाल है कि इसमें भी संभावना है कि दो में से कोई एक ऑप्शन ये मान सकते हैं, फाइनल आंसर की भी डिपेंड करेगा. जैसे 99% चांस अगेन फिर वही है कि अ चाइल्ड लर्न्स अ न्यू वर्ड फॉर अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट. ये ज्यादा सही है एसिमिलेशन के केस में, क्योंकि एसिमिलेशन होता है बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है. एसिमिलेशन होता है आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द प्रीवियस स्कीमा इटसेल्फ. पुराने स्कीमा को चेंज नहीं करना पड़ रहा, जस्ट नया ऐड कर ले रहे हो. तो आपको पता था ये पेन है, इसके लिए कोई और शब्द आपने कलम सीख लिया, स्कीमा में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये एसिमिलेशन है, ऐड किया है. बाकी सब में कुछ ना कुछ चेंज है, एडजस्टमेंट है ना. 1.1% चांस है कि इसके साथ जाएं, बहुत रेयर चांस है. आप इसी को मान के चलना, आपने जिन्होंने ये लगाया मान लेना नंबर आएगा. अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ डॉग एंड अ कैट आर बोथ एनिमल्स. इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा अकोमोडेशन लगेगा, नया स्कीमा बनाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो हम सी के साथ ही यहां जा रहे हैं. ये और इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0.1% का चांस मानना, अदरवाइज बहुत रेयर चांस है कि ना बदले आंसर. चलिएगा खैर, इन
response to the question, it is all right to steal the chocolate from the freezer in absence of your parents. 4-year-old मीरा क्या कहती है कि अगर मैंने चॉकलेट चुराई तो पेरेंट्स से डांट पड़ेगी. प्री कन्वेंशनल लेवल है, पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28. As per Jean Piaget's theory of development, children develop dash by the end of sensory motor. ऑब्जेक्ट परमानेंस एकमात्र ऐसी स्टेज होती है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की वस्तु स्थायित्व की कमी भी होती है और इसके एंड तक आते आते वस्तु स्थायित्व आ भी जाता है 18 से 24 महीने के करीब. बात सही है. चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे. एज पर वाइगोत्स्कीज इनर स्पीच, आंतरिक जो वाक है जो बाद में आ रहा है, अकर्स फ्रॉम बर्थ अंटिल 3. नहीं जी, इनर की बात हो रही है, सोशल स्पीच की नहीं. कॉग्निटिव मैच्योरिटी नहीं. हेल्प्स इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, यस. हिंडर नहीं करता कुछ भी. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे खत्म बात. आगे बढ़ेंगे, लास्ट सवाल पे चलेंगे. लास्ट सवाल क्या कहता है भाई? लास्ट सवाल कहता है क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी प्रमोटेड बाय, यानी जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है. देख लेते हैं. एनकरेजिंग क्वेश्चन सच एज व्हाट, व्हाई, यानी दिशाओं में सोचना, दिमाग पे जोर डालना, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं. इवन मेटाकॉग्निशन भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है. डिस्करेज नहीं, एनकरेज करते तो सही हो जाता. ये सब रोट लर्निंग, डिस्करेज, कोलैबोरेशन नहीं, एनकरेज करना है. तो क्या, क्यों, कैसे, जब दिमाग पे जोर डालने वाले सवाल पूछे जाएं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे. ठीक, बजाय कि वन वर्ड आंसर के, जिसमें सोचना पड़े बच्चे को, है ना, जिसमें दिमाग पे जोर डाले, क्यों होगी कोई चीज, कैसे होगी, रिफ्लेक्ट करे, ये सब हो, अलग अलग पहलुओं पे सोच पाए किसी चीज के. तो ये हुए 30 क्वेश्चन पेपर 1 के आउट ऑफ 30